हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कार्तिक ऑफिस से दोपहर में खाना खाने आया और उसकी नज़र सामने वाले घर पर गई। वो घर करीब साल भर से बंद था। उस घर के मकान मालिक पहले रहते थे यहाँ। उनके दो बच्चे थे, दोनों लगभग कार्तिक की उम्र के ही थे। लेकिन करीब एक साल पहले उन अंकल का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए। तब से ये घर खाली पड़ा था। कार्तिक ने 4 साल पहले बेंगलोर के एक अच्छे कॉलेज से एमबीए किया था और एक साल नौकरी करने के बाद खुद का बिजनेस करने का विचार किया। अपने एक दोस्त विक्रम के साथ मिलकर ये कंपनी फैशन वर्ल्ड शुरू की। दोनों दोस्तों ने एमबीए भी साथ किया और अब पार्टनरशिप में कंपनी खोली है। कार्तिक ने खुद अपनी मेहनत से बच्चों के कपड़े बनाने की ये छोटी सी कंपनी शुरू की है, जो धीरे धीरे बाज़ार में अपनी पहचान बना रही है और ग्रोथ कर रही है। उसके घर में मम्मी सोनम गुप्ता, पापा सतीश गुप्ता, दादू प्रकाश गुप्ता और एक छोटी बहन रीतु गुप्ता है। उसके पापा एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं। लेकिन अब कार्तिक उनको अपने साथ अपनी कंपनी में लगाना चाहता है। पापा के रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं, इसलिए वो नौकरी के साथ कार्तिक को भी बिजनेस में मदद करते हैं। माँ सोनम हाउसवाइफ हैं और रीतु अभी कॉलेज में है। वो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में। दादी का स्वर्गवास 10 साल पहले हो गया। दादू रिटायर हो गए हैं। वो अपने उम्र के दोस्तों के साथ सुबह योगा और शाम को पार्क में गपशप करते हैं। दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर एक खुशहाल फैमिली है। आज कार्तिक एक फ़ाइल लेने दोपहर में घर आया है और सोचा आज लंच घर पर करता हूँ, माँ के हाथों का बना हुआ। रोज़ तो कैंटीन का ही खाना पड़ता है। वो अक्सर डिनर सबके साथ करता है, लेकिन कई बार वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है तो डिनर भी सबके साथ नहीं कर पाता है। नया नया बिजनेस है तो भाग दौड़ भी बहुत करनी पड़ती है। आज इस सामने वाले घर के आगे ट्रक खड़ा है, उसमें से सामान उतर रहा है और कुछ लोग घर में भी खड़े हैं। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो एक संदूक उतार रही थी और उसके हाथ में वो संदूक लड़खड़ा रहा था। गिरा गिरा, अब गिरा नहीं गिरा। कार्तिक संदूक के झुकाव को देखकर खुद ही बड़बड़ा रहा था। संदूक गिर ही गया। मोहतरमा, ये मजदूर शो पीस के लिए बुलाए हैं क्या? उनको उनका काम करने दो। आप क्यों तकलीफ़ कर रही हो? कार्तिक उस लड़की से बोला जो अब संदूक को उठाने की कोशिश कर रही थी। जी आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं, मैं तो इस हवा से कह रहा हूँ, शायद सुन ले। जी? क्या जी जी लगा रखा है? मैं आप ही से कह रहा हूँ, ये संदूक मज़दूरों को उठाने दें। आपके बस का नहीं। इसमें मेरी कुछ कीमती सामान है जिसे मैं किसी दूसरे के हाथों में नहीं दे सकती। आप कृपया मेरी मदद करेंगे इसे उठाकर अंदर रखने में। क्या हीरे मोती भर रखे हैं इसमें? जी, उनसे भी कीमती सामान है इसमें। मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे मेहनताना क्या मिलेगा? जी? हे भगवान, कहाँ फंस गया। उसकी सुई तो जी से आगे बढ़ ही नहीं रही है, जी पर ही अटक गई है। जी कुछ नहीं। लाओ, किधर रखना है ये संदूक? जी इसे बस अब एक बार भी और जी नहीं। आपका यह जी पुराण बंद करो और इसे उठवाने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ, कार्तिक उस लड़की के साथ मिलकर उस संदूक को अंदर घर में रख देता है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। घर के अंदर कार्तिक को एक अंकल आंटी मिलते हैं। नमस्ते बेटा, कहाँ रहते हो? जी आपके सामने वाले घर में। कार्तिक के जी कहने पर वो लड़की उसे घूरकर देखने लगती है और कार्तिक उसके घूरने को नज़रअंदाज कर वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर आकर माँ से बात करता है। माँ, सामने कोई रहने आया है क्या? हाँ, आज सुबह से सामान तो उतर रहा है, अभी बात नहीं हुई है मेरी उनसे। सोच रही हूँ चाय नाश्ता भिजवा देती हूँ, क्योंकि अभी रसोई तो जमी नहीं है उनकी और थक भी गए होंगे। वाह मेरी मदर इंडिया, सबकी चिंता ख़त्म हो गई हो तो कुछ अपने बेटे की भी चिंता कर लो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कार्तिक प्यार से अपनी माँ के साइड से गले लगकर बोला। हाँ, तू हाथ मुँह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगा कर रखती हूँ। माँ प्यार से उसके बालों पर हाथ घुमाकर बोली। माँ ने कार्तिक को खाना देकर खुद भी उसके साथ ही खाया। फिर वो थोड़ा चाय नाश्ता नौकर के साथ सामने वाले घर भी भिजवा दिया। कार्तिक भी खाना खाकर और अपनी फाइल लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। कार्तिक ऑफिस आकर अपने काम में उलझ गया और सुबह की घटना भूल गया। कार्तिक की सेक्रेटरी गीता कार्तिक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो शादी करने तक का सफ़र करने में यकीन नहीं रखती। कार्तिक गीता को फाइल लेकर अपने केबिन में बुलाता है। गीता, आज कहाँ पर मीटिंग्स हैं, उनके डिटेल्स दो और थोड़ा जल्दी। गीता मीटिंग्स बताने के लिए कार्तिक के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बहन, आप थोड़ा दूर से बताएंगी तो भी मुझे सुनाई देगा।
सर आप मुझे बहन ना बोला करिए, गीता ही बोला करिए। बहन जी आप अपनी लिमिट में रहेंगी तो मुझे बहन बोलने की ज़रूरत नहीं है। एचआर में इन्फॉर्म करो कि एक सीए उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू अरेंज करें। हमारे पुराने सीए नौकरी छोड़ रहे हैं, अपने बेटे के साथ रहने जा रहे हैं। अब जाओ और काम पर लगो। गीता मुंह बनाकर निकल जाती है। अपने आप को समझता क्या है, अच्छे अच्छे मुझसे बात करने को तरसते हैं, लेकिन हाय मेरा दिल इस घमंडी पर आ गया है। सोनिया सुनना, क्या मैं ख़राब दिखती हूँ, सुंदर नहीं हूँ क्या? गीता अपनी दोस्त सोनिया से पूछती है। तू तो लाखों में एक है, क्यों क्या हो गया? अरे वो घमंडी मुझे बहन जी बोलता है, मुझ पर नज़र ही नहीं डालता। वो हमारे बॉस हैं, उनके बारे में ऐसा मत बोल। और वैसे भी वो ऑफिस स्टाफ के साथ प्रेम कहानियाँ चलाएंगे तो ऑफिस का माहौल कैसा हो जाएगा। लेकिन मैं मेरे दिल का क्या करूं? वो उसके घुंघराले बालों में अटक गया है तो अपने दिल से बोल, उन बालों से जुएं निकाल ले। कार्तिक एक बहुत ही हैंडसम बंदा है। घुंघराले घने बाल, ऊंचा कद, जिम में मेहनत से बना हुआ कसरती बदन, गोरा रंग और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। कॉलेज में भी लड़कियां उसके साथ दोस्ती करने को लालायित रहती, लेकिन वो एक हद से ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। और कोई ज़्यादा पास आने की कोशिश करती तो वो उसे बहन बोलकर दूर कर देता। पूरा दिन ऑफिस में बिताकर कार्तिक शाम को घर जाता है। उसकी नज़र सामने घर पर जाती है। वहाँ वो सुबह वाली लड़की को लॉन में बैठे देखता है। उसकी नज़रें कहीं शून्य में देख रही होती हैं। ऐसा लगता है वो कहीं विचारों में खोई है, आसपास का कुछ भी पता नहीं है उसे। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। उस उदासी में मासूमियत मिली है, एकदम मासूम चेहरा। कार्तिक एकटक उसे देखता रह जाता है। लंबी कमानदार भौहें, दूध में केसर घुलाओ ऐसा रंग, काले लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे, गोल अंडाकार चेहरा और काली गहरी उदासी लिए उसकी आंखें। उसके बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। तभी उस लड़की को किसी की नज़रें अपने ऊपर होने का एहसास होता है और वो कार्तिक की तरफ देखती है। कार्तिक घबरा कर नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। सोचता है, ये मुझे क्या हो गया था? ज़िंदगी में इतनी लड़कियों से अपने आप को बचाया और ये क्या हो गया? कभी किसी लड़की ने अपनी तरफ ऐसे आकर्षित नहीं किया। जय हनुमान। वो लड़की भी अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेती है और फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। ये जी मैडम तो कुछ ज़्यादा ही अपने में गुम रहती है, मुझे क्या? और अपने कंधे उचकाकर कार्तिक घर के अंदर चला जाता है। हाय भैया, हाय छोटी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम दौड़ रही है अगले महीने एग्ज़ाम से, पास होने के आसार हैं या नहीं? दिन भर तो मोबाइल और दोस्तों में लगी रहती है, 2-2 घंटे तक दोस्तों से बातें करती रहती है। भैया आपने जैसा समझा है क्या? दोस्तों से तो पढ़ाई की बातें करती हूँ। छोटी, ये जो तू मुझे समझा रही है ना, वो जब मैं कॉलेज में था तब माँ पापा को बहुत समझा चुका हूँ। कुछ नया बहाना ढूंढ। अरे तुम दोनों जब भी मिलते हो लड़ना शुरू हो जाते हो। माँ उन दोनों की बहस सुनकर कहती है, माँ भैया से बोलो, वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। चलो अब कोई बहस नहीं, अब खाना खाने बैठ जाओ। कार्तिक की नज़र खिड़की से सामने जाती है तो देखता है सुबह वाली लड़की अभी भी लॉन में बैठी है और शून्य में देख रही है। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो सबसे बेखबर होकर अपने ही ख्यालों में गुम कुछ सोच रही है। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए। कार्तिक और उसके पापा ऑफिस, दादू अपने एक दोस्त के यहाँ और रितु अपने कॉलेज। सोनम जी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने वाली पड़ोसन खड़ी थी। उनको अंदर बुलाया। दोनों बातचीत में लग गई और उन्होंने अपने परिवार का परिचय दिया। उनके परिवार में वो खुद सीमा जी, उनके पति अजय मिश्रा और उनकी बेटी सौम्या है। सोनम जी ने पूछा कि उनकी बेटी क्या करती है और उसे क्यों साथ नहीं लाई। तब सीमा जी ने उसके बारे में बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ आकर भी चली गई हैं। वो कहीं आती जाती नहीं है और ना ही किसी से मिलना पसंद करती है। ऐसा क्यों? सोनम जी ने पूछा। तब सीमा जी ने सौम्या के बारे में बताया। सौम्या और उसके पति राजीव दोनों शादी से पहले एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। राजीव बहुत अच्छा लड़का था, व्यवहार का बहुत अच्छा था, संस्कारी और समझदार लड़का था, दिखने में भी बहुत अच्छा था। जब घर में सौम्या की शादी की चर्चा चली और उसके लिए लड़के देखने लगे तो सौम्या ने राजीव के बारे में बताया। उन लोगों में राजीव के बारे में खोजबीन करवाई। राजीव का परिवार उनकी तरह ही मध्यम वर्गीय था, छोटा सा परिवार था। राजीव के परिवार में उसके पापा सुशील वर्मा जो एक सरकारी अधिकारी थे, एक बड़ा भाई जो शादीशुदा था, वो भी अच्छी नौकरी में था, उसकी माँ और भाभी हाउसवाइफ थे। काफ़ी अच्छे लोग थे, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। उधर राजीव ने भी अपने घर में सौम्या के बारे में बताया। वो लोग भी सौम्या के परिवार से मिले। उन सभी लोगों को राजीव और सौम्या की जोड़ी एकदम सही लगी। वो सभी लोग एक दूसरे के परिवार से संतुष्ट हो गए।
कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद सौम्या के ससुराल में सभी लोग सौम्या से बहुत प्यार करते थे। जेठ ने उसके जीवन में भाई की कमी पूरी कर दी थी। जेठानी तो उसकी सहेली और बड़ी बहन जैसी हो गई। सास ससुर भी उसे बेटी की तरह ही रखते। सास तो उसकी दूसरी माँ ही हो गई थी। राजीव एक बेहतर जीवन साथी साबित हुआ। दोनों साथ में ऑफिस जाते और साथ में ही शाम को घर वापस आते। दोनों बहुत खुश थे। सौम्या सुबह जितना हो सकता घर का काम कर जाती, बाकी काम उसकी सास और जेठानी संभाल लेती। शाम को वापस आती, तब तक उसकी सास और जेठानी शाम के खाने की पूरी तैयारी करके रखती। सौम्या को सिर्फ रसोई साफ करने का रहता। सौम्या बहुत खुश थी उसके घर में। वो सभी लोग भी सौम्या से बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र बहुत कम होती है। ऐसा ही सौम्या के साथ हुआ। उसकी खुशियों को भी नज़र लग गई। दुख ने उसके घर का दरवाज़ा देख लिया। देखते देखते सौम्या के विवाह को 1 साल हो गया। समय गुजरते पता ही नहीं चला। सौम्या की शादी को 1 साल हुआ तो उसके सास ससुर ने कहा कि पूरा परिवार इस अवसर पर गांव में कुलदेवी के दर्शन कर आते हैं। इस बात पर उनका पूरा परिवार जाने के लिए तैयार हो गया। सबने साथ ले जाने का सारा सामान पैक किया। साथ ले जाने का खाना पीने का सामान भी पैक कर लिया। पूरा परिवार खुशी खुशी सुबह जल्दी गांव के लिए निकल गया। शाम तक वो लोग गांव पहुंच गए। वहां उसके ससुर के भाई और दूसरे रिश्तेदार रहते थे। उसके ससुर का भी वहां घर था जिसे उनके भाई ने साफ करवा रखा था। वो सभी लोग सौम्या के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुए। शाम का खाना साथ में खाकर उस दिन उन लोगों ने आराम किया। अगले दिन सौम्या का परिवार और उसके ससुर के भाई का परिवार कुल देवी के दर्शन को जाते हैं। वहाँ सभी लोग दर्शन करते हैं। पंडित जी पूजा करवाते हैं। वो सभी को प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं। सौम्या को भी शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। सौभाग्यवती भवे पुत्रवती भवे। पंडित जी पुत्रवती क्यों ना भवे। राजीव पंडित जी के साथ मस्करी करता है। बेटा पुत्र तो मोक्ष दिलाएगा, इसलिए पुत्रवती भवे तो क्या पुत्री नरक दिलाएगी। बेटा यह आशीर्वाद तो सदियों से हमारे फुड़के देते आए हैं, तो हम भी दे रहे हैं। पंडित जी अब थोड़ा मॉडर्न हो जाइए, आशीर्वाद को थोड़ा चेंज कर लीजिए। पति से झगड़ने के लिए लंबी जिंदगी हो दोनों की और पुत्रवती भवे। ऐसा बोलकर राजीव सौम्या की तरफ देखकर होंठ दबाकर हंसता है। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं। पंडित जी भी खिसियानी हंसी हंस देते हैं और फिर सभी वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सौम्या का परिवार सारे रिश्तेदारों से मिलकर वापस शहर की ओर निकल जाता है। सौम्या को वहाँ गांव में सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि साल में एक बार तो वो सभी से मिलने गांव ज़रूर आएगी। सभी लोग पूरे रास्ते कार में हंसी मजाक करते हुए उनका सफ़र निकल जाता है। कार राजीव चला रहा था। जब कार शहर में प्रवेश करती है तभी पीछे से तेज गति से आता हुआ एक ट्रक राजीव की कार से टकरा जाता है। शायद सुबह का समय होने से ट्रक के ड्राइवर को थोड़ी झपकी सी आ गई थी और ट्रक बेकाबू हो गया। कार में बैठे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कार के शीशे टूट गए। कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ट्रक का ड्राइवर तो ट्रक लेकर भाग गया। घटनास्थल पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस बुलवाई और सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। सौम्या ने अंतिम बार उसकी मम्मी से बात की थी तो किसी ने उसके मोबाइल से उसकी मम्मी को फ़ोन लगाकर दुर्घटना की सूचना दी। सौम्या के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां सभी लोगों को तुरंत दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सभी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी इतनी बुरी तरह से घायल थे कि सौम्या के परिवार में किसी को नहीं बचा पाए। जब सबकी चिता का एक साथ दाह संस्कार किया गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति चित्कार उठा। वो दृश्य देखकर उस ईश्वर की आंख में भी आंसू आ गए होंगे। सौम्या को भी बहुत चोटें आई थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में अपने घर वालों को खोने का दुख लिखा था, इसलिए उसको उम्र ज़्यादा दे दी। सिर्फ सौम्या ही बच पाई। वो भी 15 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रही, लेकिन बच गई। वो हॉस्पिटल में पूरे समय राजीव और अपने घर वालों के बारे में पूछती रहती थी, तो उसको बता देते थे कि सभी लोग ठीक हैं। फिर वो पूछती, सभी ठीक हैं तो मुझे मिलने क्यों नहीं आते। बेटा उन सभी को बहुत चोटें आई हैं, इसलिए डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। मैं ठीक होकर घर जाऊंगी ना तो उन सबका मैं इतना ख्याल रखूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और मम्मी आप देखना, राजीव तो मुझे देखकर ही दौड़ने लग जाएंगे। हाँ बेटा ऐसा ही होगा, लेकिन कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता। कम से कम मैं बात तो कर लूँ सभी से, राजीव की आवाज़ ही सुन लूँ। सबके फ़ोन भी टूट गए ना दुर्घटना में। जब सब ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल से सौम्या को समझाया जाता था। जिस दिन सौम्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई और उसे सच्चाई पता चली तब उसे संभालना मुश्किल हो गया। वो इतना चीखी चिल्लाई कि उसके सात आसमान भी रो दिया। वो बार बार मरने चली जाती, बार बार घर के बाहर निकल जाती मरने के लिए। उसे नींद के इंजेक्शन देकर सुलाया जाता।
उसकी हालत देखकर शायद उस ऊपर वाले को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ होगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मुझे किस गुनाहों की सज़ा मिल रही है? मुझे नहीं जीना, राजीव के पास जाना है। सौम्या बार बार यही बोलती जाती। धीरे धीरे समय के साथ वो संभलती गई, लेकिन जैसे उसके अंदर जीने की चाह ख़त्म हो गई हो। उसने नौकरी भी छोड़ दी, कहीं आना जाना, किसी से मिलना जुलना सब छोड़ दिया है। सौम्या की ज़िंदगी की कहानी सुनकर सोनम जी की आंखों से कब आंसू बहने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। वो सौम्या की मम्मी सीमा जी से बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, अब ईश्वर ही उसके दुखों का निवारण करेगा। बहुत परीक्षा ले ली ऊपर वाले ने बच्ची की, लेकिन अब सब अच्छा होगा। काश आपकी बात सच हो जाए तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी संवर जाए। आप चिंता ना करें, अब अच्छा ही होगा। अब आप उसे जॉब पर वापस जाने के लिए तैयार करो। थोड़ा बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी तो उसका मन बहलेगा। काम में व्यस्त रहेगी तो बुरे विचार दिल में नहीं आएंगे। हाँ, हम उसे समझाते रहते हैं, अगले महीने से जाने का कह रही है। सोनम जी उनके पूरे परिवार को अगले दिन डिनर का निमंत्रण देती हैं और सौम्या को साथ में लाने पर जोर देती हैं, जिसे सीमा जी स्वीकार करते हुए कहती हैं कि वो सौम्या को साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगी। अगले दिन शाम को सोनम जी के घर के लोग अपने अपने काम से घर आते हैं। आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या खास बन रहा है? आज घर पर कुछ खास मेहमान डिनर पर आ रहे हैं, उनके लिए बन रहा है। इतने में घर की घंटी बजती है। कार्तिक दरवाज़ा खोलता है। सामने सौम्या के मम्मी पापा होते हैं। वो उनको नमस्ते करके घर के अंदर बुला लेता है, लेकिन साथ में उस अजनबी लड़की को ना पाकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे उस अजनबी लड़की का नाम नहीं मालूम और ना ही उसका कोई परिचय हुआ है। वो बस इतना जानता है कि वो लड़की सामने घर में रहने आई है। इतने में वो लड़की सौम्या दरवाजे के साइड से धीरे से निकलकर कार्तिक के सामने आ जाती है। उसका सिर नीचे झुका होता है। वो सिर उठाकर कार्तिक को देखती है। हमेशा की तरह उसकी आंखों में उदासी होती है, लेकिन उन उदास आंखों में एक अजीब सी कशिश होती है। जो भी इंसान उन आंखों में झांक ले तो उनमें डूब कर रह जाए। कार्तिक भी थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहता है। उसे आसपास का कोई होश नहीं रहता है। उसे उन गहरी काली आंखों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। अरे सौम्या बेटा, अंदर आओ, सोनम जी आवाज़ लगाती हैं। तब कार्तिक को होश आता है। वो हेलो बोलकर दरवाजे से साइड होकर सौम्या को अंदर आने की जगह देता है। सौम्या अंदर आकर कार्तिक के मम्मी पापा और दादू को नमस्ते करती है और रीति उसके साथ हाथ मिला लेती है। सोनम जी सबका आपस में परिचय कराती हैं, लेकिन सौम्या के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, सिवाय इसके कि वो सीमा जी और अजय जी की बेटी है, क्योंकि उन्हें लगा कि सौम्या के बारे में ज़्यादा बताने से सौम्या को दुख होगा। वैसे भी वो बहुत उदास है। सोनम जी के परिवार के लोग भी सौम्या से ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। वो लोग सौम्या के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। सभी लोग डिनर करने बैठते हैं। कार्तिक और सौम्या आमने सामने बैठे थे। कार्तिक का ध्यान खाने में नहीं था, वो तो बस सौम्या की उदास आंखों में उलझ कर रह गया था। सौम्या ने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और बालों की पोनी बना रखी थी। कोई श्रृंगार उसके चेहरे पर नहीं था, सिर्फ आंखों में हल्का सा काजल था। लेकिन उसकी सादगी में भी एक आकर्षण था। वो सादगी में भी भला की खूबसूरत लग रही थी। भैया, लगता है आज आप ऑफिस में ही खा कर आए हैं, इसलिए आपका पेट भरा हुआ है, आपका खाने में ध्यान ही नहीं है, रीतू बोली, जो सौम्या के पास की कुर्सी पर बैठी थी और बड़े ध्यान से कार्तिक की हरकतों को देख रही थी। मैं वो खाना खाकर आया था, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं है। कार्तिक अपनी चोरी पकड़ी जाने पर हड़बड़ा कर बोला। वो रीतू को खा जाने वाली नज़रों से देखता है और आंखों में ही धमकी देता है, तुझे तो मैं देख लूँगा, पहले तो आप जो देख रहे हैं वो देखना बंद करें, मुझे बाद में देख लेना। ऋतु कार्तिक को छेड़ते हुए कहती है। सौम्या इस बीच कभी नज़र उठाकर नहीं देखती। वो सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देती है, वो भी सिर्फ हाँ या ना। ऋतु और सोनम जी उससे बातें करती रही। सोनम जी सौम्या की मनोस्थिति जानती थी, लेकिन ऋतु ने सोचा कि शायद नई जगह होने से सौम्या को सामंजस्य बैठाने में समय लगेगा, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही है। कार्तिक मन ही मन सोचता है बजरंग बली, ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों सौम्या के आगे इतना बेबस होता जा रहा हूँ? मेरा खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं रहता? वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि क्या टपोरी इंसान है, बस घूरना आता है। अब जब भी ये सामने आएगी मैं काला चश्मा लगा लूँगा, लेकिन रात में काला चश्मा कैसे लगेगा? मैं कैसा कार्टून दिखूँगा? हे पवन पुत्र, क्या करूँ मैं? सभी हंसी खुशी डिनर ख़त्म करके आपस में विदा लेते हैं। सौम्या भी सबसे मिलकर घर जाने लगती है। वो एक नज़र कार्तिक को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये देखकर कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी बत्ती सी बाहर आ जाती है। अगले दिन कार्तिक ऑफिस जाता है। आज ऑफिस में नए सी एक उम्मीदवार के चयन के लिए इंटरव्यू था।
जब कार्तिक ऑफिस पहुंचता है तो वहां हॉल में कई उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। उन्हीं में से उसे एक कुर्सी पर हमेशा की तरह सिर नीचे किए हुए बैठी सौम्य दिखाई देती है। ये लड़की भी मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि हर जगह नज़र आ रही है, यहाँ ऑफिस में भी नज़र आ रही है, और वो भी अपने एक ही अंदाज में। कैसा नज़रों का भ्रम है। और वो सिर झटक कर केबिन में चला जाता है। इंटरव्यू में पैनल में कार्तिक, उसका पार्टनर विक्रम और एक फाइनेंस मैनेजर होते हैं। एक के बाद एक उम्मीदवार आते हैं और इंटरव्यू देते हैं। अगला नाम पुकारा जाता है, सौम्या वर्मा। ये सुनकर कार्तिक चौंक जाता है। सौम्या तो मिश्रा है, ज़रूर कोई दूसरी सौम्या होगी। लेकिन जो लड़की अंदर आती है उसे देख कार्तिक बुरी तरह से चौंक जाता है। ये तो वही सौम्या है, लेकिन ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है। वहीं सौम्या भी कार्तिक को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये कंपनी कार्तिक की है। लेकिन वो दोनों अपने आप को एकदम सामान्य बना लेते हैं। सौम्या का इंटरव्यू होता है। चूँकि वो पहले भी जॉब कर चुकी है और उसे काम का काफ़ी अनुभव भी है, इसलिए उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। उसे फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि वो रिज़ल्ट के बारे में उसको मेल कर देंगे। सौम्या एक नज़र कार्तिक को देखती है और उठकर बाहर आ जाती है। कार्तिक अभी भी सोच रहा था कि यह हकीकत है या सपना। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो जाते हैं। अंत में परिणाम में चयन सौम्या का किया जाता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू भी अच्छा था और काम का अनुभव भी था। उसका रिकॉर्ड भी अच्छा था। लेकिन कार्तिक रोज़ सौम्या को देखने के ख्याल से घबरा जाता, क्योंकि फाइनेंस वो देखता था और विक्रम मार्केटिंग, तो उसे रोज़ सौम्या से मिलना ही पड़ता। इतने सारे उम्मीदवारों ने अच्छा इंटरव्यू दिया है, उनमें से कोई चयनित कर लो। वो कविता और मितेश दोनों का भी रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हमारी कंपनी के लिए जैसी योग्यता चाहिए और जो कंपनी की शर्तों पर पूरी उतरती है वो सौम्या वर्मा ही है। विक्रम कहता है, नहीं, मितेश या कविता दोनों में से एक को कर लिया जाए, वो दोनों भी योग्य हैं। क्यों, तुझे सौम्या वर्मा से क्या प्रॉब्लम है? कोई निजी दुश्मनी है, या तुझे डेट से मना कर दिया, या फिर तुझे घास नहीं डाली थी कॉलेज में? लेकिन वो तो हमारे कॉलेज में थी ही नहीं। विक्रम कार्तिक को अजीब नज़रों से घूरते हुए पूछता है, अरे क्या यार, तू भी घास बकरी डेट लेकर बैठ गया? तो क्या बात है, तू बता। जब सौम्या कंपनी के लिए एकदम सही उम्मीदवार है तो अब तू क्यों मना कर रहा है? कोई उचित कारण हो तो बता। मैं इसलिए कह रहा था। हाँ, तो अब बकरी की तरह आराम से मैं करता रहे। कंपनी के लिए सौम्या वर्मा ही सही उम्मीदवार है, और एचआर में बोल देता हूँ उस मेल करने के लिए। विक्रम उठकर चला जाता है। कार्तिक भी अपने केबिन में आ जाता है। ये सौम्या यहाँ आ जाएगी तो मैं काम कैसे करूँगा? कंपनी कैसे चलेगी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी मेरी है या नहीं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। चल बेटा, अब ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। उस सौम्य नाम की बला से ज़्यादा दूर रहना होगा। लेकिन वो भी तो नहीं होता। ये दिल तो उसकी आंखों में ही डुबकी लगाता है। लेकिन वो तो मिश्रा थी, वर्मा कैसे हो गई? उसकी फाइल में भी सौम्या वर्मा लिखा है। क्या रहस्य है इस लड़की में? बेटा कार्तिक, सोचना कम कर और थोड़ा काम कर ले। विक्रम अंदर आते हुए बोलता है। सौम्या को मेल कर दिया है और एक हफ्ते में उसे ज्वाइन करना है। कार्तिक कोई जवाब नहीं देता और उठकर केबिन से बाहर निकल जाता है। इसे क्या हुआ, विक्रम सोचता है। शाम को कार्तिक ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है आज भी सौम्या अपने घर की लॉन में वैसे ही उदास आंखों से शून्य में देखते हुए बैठी है। लेकिन उसका ध्यान कार्तिक की तरफ नहीं जाता। वो शून्य में कुछ सोच रही है। कार्तिक उसे देखता रह जाता है। उसे लगता है कुछ तो खास है इस चेहरे में, जो दिल मेरा इसी का मुंतज़िर है। कुछ खास है इन आँखों में, जो दिल मेरा उसमें डूबने को तमन्नाई है। कुछ खास है इन जुल्फ़ों में, जहाँ दिल मेरा पनाह चाहता है। लो, अब मैं शायर भी बन गया। यही एक कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। भैया, हमारे घर का दरवाज़ा उधर नहीं इधर है, रितु हंसते हुए बोली, जो छत पर खड़ी थी और कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक रितु को घूरते हुए घर के अंदर आ जाता है। सौम्या अब कार्तिक के ऑफिस में आ रही है। अगले दिन कार्तिक ऑफिस जाता है। उसकी नज़र अपने केबिन के सामने सीए के केबिन पर गई। वहाँ वो सितमगर बैठी हुई थी। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा। सौम्या अपने टेबल पर जमा रही थी। उसने आज सफ़ेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था और उसमें वो बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही थी। लेकिन उदासी ने तो जैसे उसकी आंखों में घर बसा लिया हो। सिंपल सी एक चोटी बना रखी थी और सलीके से दुपट्टा कंधों पर डाल रखा था। हमेशा की तरह उसकी सादगी में भी खूबसूरती बेमिसाल थी। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और अपनी सेक्रेटरी गीता को बुलाया। गुड मॉर्निंग सर, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। हो गया सुबह सुबह मैं तुम्हारा फ्लर्ट चालू? आप करने ही कहाँ देते हैं, गीता धीरे से बुदबुदाई। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं सर, आप बताइए, कुछ काम था? हाँ, वो नई सीए जिसने आज ज्वाइन किया है उसे मेरे पास भेजो, और साथ में फाइनेंस मैनेजर को भी भेजो। जी सर, अभी भेजती हूँ।
थोड़ी देर बाद सौम्या और फाइनेंस मैनेजर दोनों ही कार्तिक के केबिन में होते हैं। मिस सौम्या, ये फाइनेंस मैनेजर मिस्टर जोशी हैं, ये आपको सब समझा देंगे और कोई ज़रूरत हो तो आप इनकी मदद ले सकती हैं। आप हमारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। जी सर, मैं मिस्टर जोशी की मदद से सब मैनेज कर लूँगी, धन्यवाद। कार्तिक मिस्टर जोशी को काम समझाने को कह देता है। सौम्या और मिस्टर जोशी केबिन से बाहर चले जाते हैं। विक्रम कार्तिक के केबिन में आता है। अब तो सब ठीक है ना, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं सौम्या से? विक्रम पूछता है। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। अब तूने रख ही लिया है इसे जॉब पर तो निभाना ही पड़ेगा ना। कार्तिक मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है। विक्रम हंसते हुए इसके केबिन से बाहर चला जाता है। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। बीच बीच में कार्तिक सौम्या के केबिन की तरफ देख लेता। सौम्या हमेशा की तरह सिर झुकाकर काम करते हुए नजर आती। शाम को वो घर जाने के लिए निकलता है तो देखता है कि सौम्या भी रिक्शा के इंतज़ार में खड़ी है। आइए, मैं भी घर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ कार में आ जाइए। सौम्या 2 मिनट सोचती है और फिर वो कार्तिक की कार में बैठ जाती है। वो क्या है ना कि मेरी स्कूटी आज बहुत दिनों बाद चलाने के लिए निकाली तो वो चालू ही नहीं हुई। मैकेनिक को दी है ठीक करने, शायद बैटरी बदलनी होगी। आज पापा ठीक करा कर ले आए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक ना भी हुई तो आप मेरे साथ आ सकती हैं, आखिर हमारा रास्ता तो एक ही है। थोड़ी देर के लिए कार में खामोशी छा जाती है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? कार्तिक ने कहा। हाँ जी पूछिए, आप मेरे बॉस हैं, आपको मैं कैसे मना कर सकती हूँ? नहीं, यहाँ मैं आपका बॉस नहीं, बॉस तो ऑफिस में होता हूँ। ये एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूँ। जी पूछिए, ये वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आपके मम्मी पापा वर्मा और आप मिश्रा? चूँकि कार्तिक ने इंटरव्यू के समय सौम्या फाइल में पूरा परिचय नहीं पढ़ा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। वो इंटरव्यू के समय सौम्या को ही देखने में व्यस्त था। सौम्या कुछ जवाब नहीं देती, चुपचाप बैठी रहती है। तभी उनका घर आ जाता है। सौम्या एक नाराज़ सी नज़र कार्तिक पर डालकर घर की तरफ चल देती है। मैंने इसे क्या गलत पूछ लिया कि मोहतरमा नाराज़ हो गई? थैंक्स भी नहीं कहा। शाम को कार्तिक के घर सब डिनर कर रहे थे। तभी कार्तिक बताता है कि सामने पड़ोस वाली सौम्या उसके ऑफिस में जॉब करती है। आज इसे ज्वाइन किया है, लेकिन उसका वर्मा और मिश्रा का क्या चक्कर है? कार्तिक का दिमाग एक ही जगह अटक गया है, वर्मा और मिश्रा में। जब तक ये गुत्थी सुलझा नहीं लेता उसके दिल को चैन नहीं। क्या मतलब? कार्तिक की मम्मी पूछती हैं। सामने अंकल की फैमिली तो मिश्रा है, तो फिर ये सौम्या वर्मा क्यों हैं? तब उसकी मम्मी सबको सौम्या की कहानी बताती हैं। उसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इतनी प्यारी बच्ची की खुशियों की उम्र कितनी छोटी, उसने छोटी सी ज़िंदगी में कितने दुख देख लिए। कार्तिक के पापा बोलते हैं। कार्तिक भी सोचता है कि इसीलिए सौम्या की आंखें हमेशा उदास रहती हैं। वो हमेशा कहीं गुम सी रहती है। उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि क्या करे कि सौम्या की ज़िंदगी वापस खुशियों से भर जाए। अगले दिन सौम्या की स्कूटी ठीक हो जाती है, इसलिए वो स्कूटी से ऑफिस जाती है। जब वो स्कूटी से निकलती है तभी कार्तिक भी अपनी कार लेकर निकलता है और सौम्या को स्कूटी से जाते देखता है। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। कार्तिक बीच बीच में सौम्या के केबिन की तरफ देख लेता है। हमेशा की तरह सौम्या सिर झुकाए अपना काम करती नजर आती है। वो ऑफिस में भी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती और ना ही किसी से बात करती है। अपना काम ही करती रहती है। लंच में कार्तिक उसे केबिन में बुलाता है। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम ऑफिस में अभी किसी को ज़्यादा जानती नहीं हो और अकेले लंच करोगी तो मेरे साथ लंच कर सकती हो। थैंक यू सर, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है अकेले लंच लेने में। मुझे अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर सौम्या कार्तिक के केबिन से निकल जाती है। लंच के बाद कार्तिक सौम्या के केबिन की तरफ देखकर कुछ सोचता है। तभी विक्रम उसके केबिन के अंदर आता है। वहाँ दाल नहीं गलने वाली? क्या मतलब? जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान, मुझे खबर है, लेकिन वो शादीशुदा है। किसकी बात कर रहा है तू? अब अनजान बनने का नाटक मेरे सामने तो मत ही कर। मैं सौम्या की बात कर रहा हूँ। तुझे मालूम है क्या वो शादीशुदा है? हाँ, उसकी फ़ाइल पड़ी थी, इंटरव्यू लिया तब। तूने भी तो पढ़ा था। लेकिन कार्तिक विक्रम को नहीं बताता है कि सौम्या के साथ क्या हादसा हुआ है और वो विधवा है। कार्तिक फाइनेंस के कुछ काम से सौम्या को केबिन में बुलाता है। वहाँ सौम्या से डिस्कस करके उसके सारे फाइनेंस के केस निपट जाते हैं। कार्तिक सौम्या के दिमाग का कायल हो जाता है। वो सोचता है जितनी मासूम और खूबसूरत है उतनी ही दिमाग से भी होशियार है। ब्यूटी विद ब्रेन है। सौम्या, तुम हमेशा खामोश रहती हो। मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, हम पड़ोसी भी तो हैं। सर, ऑफिस में आप मेरे बॉस हैं, ऑफिस के बाहर तो बॉस नहीं मैं। वहाँ तो तुम मुझे दोस्त मान ही सकती हो। जी, कोशिश करूँगी दोस्ती की, लेकिन मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। सौम्या मुस्कुरा कर कहती है। लेकिन मैं लोगों कहाँ हूँ, मैं तो अकेला इंसान हूँ। जी ठीक है। कार्तिक की बात पर सौम्या हंस देती है और केबिन से बाहर चली जाती है। आज तो मैंने भगवान से कुछ और भी मांगा हो तो मिल जाता।
आज तो जी मैडम हंसी भी और मुस्कुराई भी। आज पहली बार उसके जी पर मुझे गुस्सा नहीं आया। कार्तिक सौम्या को पहली बार हंसते मुस्कुराते देख खुश होकर मन में सोचता है, हे बजरंगबली, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे थोड़ा अलग रास्ते पर चल रहा हूँ। आप मुझसे नाराज़ मत होना, मैं भी क्या करूँ। उन गहरी आंखों को देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। फिर मुझे आपका रास्ता याद नहीं रहता बजरंगबली। हम दोनों की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, इसलिए वो दोस्ती का ख्याल करके मुझसे नाराज़ मत होना। वो अकेले अकेले मुस्कुराते हुए गुनगुनाता है। गीता केबिन के बाहर खड़ी होकर कांच से अंदर कार्तिक को अजीब नज़रों से देखती है और तभी कार्तिक की भी नज़र उस पर पड़ती है। अंदर आ जाओ। सर, आपको क्या हो गया? आज पहली बार आपको अकेले मुस्कुराते और गुनगुनाते देखा है। कुछ नहीं, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सर, ये कहीं सपना तो नहीं? गीता खुद को चिकोटी काटती है। आज आपने मेरी तारीफ़ की है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी सेटिंग हो गई है। अब मैं आपके साथ डेट पर नहीं जाने वाली। अब नहीं, मुझे डेट वेट पर नहीं जाना। तुम सचमुच सुंदर लग रही हो। शाम को कार्तिक और सौम्या लगभग साथ ही घर पहुंचते हैं। दोनों थोड़ी देर घर के बाहर खड़े होकर बात करते हैं, जिसमें भी कार्तिक ही ज़्यादा बोलता है, सौम्या सिर्फ सुनती है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। खिड़की से सौम्या की मम्मी ये सब देखती हैं और वो अपनी बेटी में आए इस बदलाव से खुश हो जाती हैं। अब कभी कभी सौम्या अपनी मम्मी के साथ कार्तिक के घर भी चली जाती है। कार्तिक की बहन रितु से उसकी दोस्ती भी हो गई है। हालांकि रितु सौम्या से छोटी है, लेकिन बातें उसकी बड़ी और मज़ेदार होती हैं। सौम्या में ये बदलाव देखकर कार्तिक की मम्मी सोनम जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो सौम्या को अपने दिल के करीब महसूस करती है। उसके दुख को बहुत ज़्यादा महसूस करती है। जिनकी खुद की बेटियां होती हैं, वो दूसरों की बेटी के दर्द को ज़्यादा महसूस करते हैं। सोनम जी और सौम्या की मम्मी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए भी सोनम जी सौम्या के दर्द को अपना समझने लगी हैं। सौम्या उनको अपनी बेटी जैसी ही लगने लगी है। अगले दिन सुबह सुबह में कार्तिक माँ को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाता है। आजकल देख रही हूँ तुझे ऑफिस जाने की बहुत जल्दी रहती है। पहले इतना जल्दी नहीं मचाता था। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है मम्मी, आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है। हाँ, काम के साथ साथ पड़ोसियों का भी ध्यान रखना पड़ता है भैया को। रितु भी बोल पड़ी, जो कि कार्तिक की भावना को समझने लगी थी। छोटी, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी है? ज़्यादा के साथ सही बोलने लगी हूँ मैं। नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सोनम जी साफ़ सफाई में लग जाती हैं। अगले दिन ऑफिस में कार्तिक अपने कैबिन में कुछ स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा था और उसकी नज़र सौम्या के कैबिन की तरफ पड़ती है। वहाँ एक जूनियर स्टाफ का लड़का सौम्या से कुछ काम के लिए डिस्कस कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो सौम्या को छूने की भी कोशिश कर रहा था। वो बहाने से सौम्या को इधर उधर हाथ लगा रहा था और उसकी इस हरकत से सौम्या असहज महसूस कर रही थी। कार्तिक अपने कैबिन से बाहर आता है और सौम्या के कैबिन से उस लड़के और सौम्या को बाहर बुलाता है। बाहर सबके सामने कार्तिक उस लड़के को बोलता है, तुमको कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? कार्तिक सबके सामने उस लड़के को चांटा रसीद करते हुए कहता है, मेरे ऑफिस में तुम ये हरकतें करने आते हो, लड़कियों से काम के बहाने छेड़छाड़ करते हो। मेरे ऑफिस में वही बंदा काम कर सकता है जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। सभी कान खोलकर सुन ले, इस ऑफिस में जो भी लड़कियों को भोग की वस्तु समझता है और ऐसी गिरी हुई सोच लड़कियों के लिए रखता है, वो अभी ऑफिस छोड़कर जा सकता है। मैं बेइज्जत करके निकालूं उससे पहले वो खुद ही इज्जत से निकल जाए। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। ऑफिस के सभी सदस्यों ने पहली बार कार्तिक को इतने गुस्से में देखा था। तुम सौम्या के पैर छूकर उससे माफ़ी मांगो और बोलो कि दीदी मुझे माफ़ कर दो। वो लड़का सौम्या के पैर छूकर दीदी बोलकर माफ़ी मांगता है। वो कार्तिक से कहता है, सर आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है। भविष्य में फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे नौकरी से निकलने को मत कहिए। मेरा सब्र ख़त्म हो उसके पहले तुम बाहर निकल जाओ। वो लड़का सर झुकाकर ऑफिस से चला जाता है। बाकी सभी लोग स्तब्ध से खड़े रह जाते हैं। कार्तिक सबको जाने को कहता है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी कार्तिक की तारीफ़ करते हैं कि ऐसा बॉस सभी जगह हो तो लड़के सभी जगह सुरक्षित हैं। ऐसा ही समझदार बॉस होना चाहिए जो अपनी साथी महिला कर्मचारी की इज्जत करे। गीता, जो हमेशा कार्तिक के साथ फ्लर्ट करती थी, आज उसके दिल में कार्तिक के लिए फ्लर्ट की जगह एक अलग ही सम्मान की भावना आ रही थी, जो एक भगवान के लिए भक्त की होती है। सच ही है, हमारे यहाँ अधिकांश ऑफिस में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उनको भोग और टाइम पास की वस्तु समझा जाता है। कई ऑफिस में तो खुद बॉस ही अपनी महिला कर्मचारियों की इज्जत नहीं करते। उनको हाथ लगाना और डबल मीनिंग बातें करना, भद्दे चुटकुले सुनाना और खुला ऑफर देना, ये सब आम बातें हो गई हैं ऑफिस में। अगर ऑफिस में बॉस खुद ही सभी महिला कर्मचारियों की इज्जत करे, उनके साथ इज्जत से पेश आए, तो ऑफिस के दूसरे कर्मचारी भी महिलाओं की इज्जत करेंगे।
बॉस का ही फ़र्ज़ है कि वो महिला कर्मचारियों को ऑफिस में सुरक्षित माहौल दें। सौम्या भी ये सब देखकर बुत बनकर खड़ी रह जाती है। सौम्या, आप अपने केबिन में जाइए और अपना काम देखिए। कार्तिक सौम्या को आवाज़ लगाकर कहता है। सौम्या को एकदम होश सा आता है और वो अपने केबिन में चली जाती है। आज की घटना के बाद सौम्या के दिल में कार्तिक के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। वो कार्तिक से और उसकी सोच से बहुत प्रभावित होती है। कार्तिक उसका बॉस है और वो कार्तिक के ऑफिस में काम करती है। इस बात पर उसे बड़ा फ़ख्र होता है। उसे कार्तिक के साथ दोस्ती पर भी बड़ा गर्व होता है। वो सोचती है अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित माहौल में काम कर सकती है। आज उसे राजीव की बहुत याद आती है। उसका मन कार्तिक की और राजीव की तुलना करने पर मजबूर करने लगता है। कार्तिक और राजीव की सोच एक जैसी है। आज कार्तिक की जगह राजीव होता तो वो भी ऐसा ही करता जैसे कार्तिक ने किया। शाम को कार्तिक और सौम्या लगभग एक ही समय पर घर पहुंचते हैं। आज सौम्या कार्तिक को रोकती है। कार्तिक, आज जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी कहूँगी तहे दिल से धन्यवाद। सौम्या, आपकी जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो मैं ऐसा ही करता। मेरे ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच एकदम साफ सुथरा और स्वस्थ माहौल होना चाहिए। फिर आप तो मेरी दोस्त हैं, आपके साथ कुछ गलत होते कैसे देख सकता हूँ? वो मुस्कुराकर कहता है। सौम्या उसे ध्यान से देखती है। उसे कार्तिक की शक्ल में राजीव नजर आता है। क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि आप मुझे देखकर खो गई? कार्तिक वापस अपने मूड में आ गया। पहली चीज़, आप मुझे ऑफिस के बाहर आप कहना बंद करिए। बाहर हम दोस्त हैं ना, सौम्या हंसते हुए कहती है। कार्तिक उसके हंसते हुए गालों पर पड़ने वाले डिंपल को देखता रह जाता है। हाय, मेरा दिल इन डिंपल में कहीं खो गया, कार्तिक सोचता है। क्या हुआ? सौम्या उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है। ये नियम तुम पर भी लागू होता है, तुम भी मुझे ऑफिस के बाहर आप नहीं कहोगी। ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं ना? ओके, सौम्या हंसते हुए कहती है और बाय करके अपने घर चली जाती है। बनाने वाले ने इसको बनाने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। 2-4 साल तो लग ही गए होंगे इसे बनाने में। कार्तिक मन ही मन बड़बड़ाता हुआ घर आ जाता है। सौम्या और कार्तिक की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लग जाती है। सौम्या अब कार्तिक पर पूरी तरह से यकीन करने लगी थी। सौम्या अब कभी भी कार्तिक के साथ उसकी कार से भी ऑफिस जाने और आने लग जाती है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता है। सौम्या और कार्तिक के परिवार वाले भी आपस में घुल मिल जाते हैं। उनका भी एक दूसरे के घर आना जाना खूब लगा रहता है। सौम्या भी कार्तिक के घर आने जाने लगती है। वो भी अब सबसे बातें करने लगती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। सौम्या अब धीरे धीरे वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटने लगती है। उसकी आंखों की उदासी अब थोड़ी थोड़ी छटने लगी थी। वो अब थोड़ा हंसने बोलने लगी थी। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और उसका पूरा श्रेय वो कार्तिक को देते हैं। वो लोग भी कार्तिक को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी सौम्या कभी कभी एकदम उदास हो जाती है, हंसते हंसते गुमसुम हो जाती है। कार्तिक को तो अब सौम्या के बिना कुछ सूझता ही नहीं था। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की से सौम्या के घर की तरफ झांकना, जहाँ कभी कभी सौम्या उनके लॉन में घूमते हुए दिख जाती है। फिर सौम्या के साथ ही ऑफिस जाना, कभी अपनी कार में साथ जाना और कभी उसकी कार और सौम्या की स्कूटी का साथ निकलना, और अक्सर शाम को साथ ही घर आना। कार्तिक के रात दिन सौम्या की सोच के साथ शुरू और उसी को सोचते हुए ख़त्म हो रहे थे। लेकिन वो कभी अपने मन की बात सौम्या को नहीं कह पाया। उसे डर था कि सौम्या को मन की बात कहने से कहीं सौम्या दोस्ती ही ना ख़त्म कर दे। अब सौम्या की बीमारी कार्तिक को लग गई। अब वो अक्सर शून्य में ताकता रहता है, सौम्या के बारे में सोचता रहता है। जब वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है तो दोस्ती के बहाने सौम्या को बार बार फ़ोन करता है। वो उसको देख नहीं पाता तो उसे लगता है कब वापस शहर पहुंच जाए और सौम्या से मिल ले। जो कार्तिक कभी प्यार मोहब्बत का मजाक उड़ाया करता था, प्यार करने वालों का मजाक बनाया करता था, उनको मजनू कहकर चिढ़ाया करता था, वो अब उस दौर से गुजर रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि क्या हालत हो जाती है प्यार में इंसान की। उस पर तुर्रा ये कि वो अपनी हालत के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सौम्या को खोना नहीं चाहता था। 6 महीने गुजर गए सौम्या और कार्तिक की दोस्ती को। कार्तिक की बहन रीतू कार्तिक के दिल की बात समझ रही थी। वो बार बार कार्तिक को अपने मन की बात सौम्या को बताने के लिए कहती, लेकिन कार्तिक मना कर देता। भैया, 2 दिन बाद सौम्या का जन्मदिन है। अच्छा, तुझे कैसे पता? जासूसी उपन्यास ज़्यादा पढ़ने का नतीजा है ये, कि अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी सब पता रहता है तुझे। कार्तिक बोला। क्या भैया, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो सौम्या की मम्मी आई थी और वो बता रही थी और कह रही थी कि पहले सौम्या का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन अब सौम्या मना कर देती है। वो कोई खुशियाँ मनाना ही नहीं चाहती। रीतू बताती है, हाँ ऐसा तो हो गई। जिसकी ज़िंदगी में इतने बड़े हादसे हुए हों, उसका मन कैसे खुशियों का मनाने का होगा।
लेकिन भैया मेरे पास एक प्लान है जिससे आप सौम्या को उसके जन्मदिन पर खुश कर सकते हैं। तो कब बोलेगी प्लान? 2 साल बाद, कार्तिक चिढ़कर कहता है। 4 साल बाद, रीतु भी भाव खाती है। छोटी बोल ना, तू तो मेरी प्यारी बहन है ना। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। रीतु हंसते हुए बोली, तू बोले तो मैं माउंट एवरेस्ट के नीचे चला जाऊं? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऋतु हंसते हुए अपना प्लान कार्तिक को बताती है। चलो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। आज तूने बहन होने का हक अदा कर दिया। रक्षाबंधन पर जितने गिफ्ट लिए मुझसे वो तूने सूद समेत लौटा दिए हैं। कार्तिक ऋतु को छेड़ते हुए कहता है, और मैं सूद समेत वापस भी ले लूँगी। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं प्लान को फ्लॉप भी कर सकती हूँ। ना माते ना, इतना जुल्म मत करना, आप नाराज़ मत होना। कार्तिक हाथ जोड़ते हुए कहता है। ऋतु भाव खाते हुए कहती है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कार्तिक बड़बड़ाता है, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम अपने प्लान पर शुरू हो जाओ। 2 दिन बाद सौम्य के जन्मदिन पर कार्तिक उसे घर के बाहर ही जन्मदिन की बधाई देता है और एक खूबसूरत सा फूलों का बुके उसे देता है। वो सौम्य को अपनी कार में ऑफिस आने को कहता है, जिसे सौम्या मान जाती है और कार्तिक के साथ ऑफिस चली जाती है।